हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार महलदार कामना करता हूं कि आप लोग बहुत लगन से पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में बता रहे थे और उसके बाद फिर हम बोले थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यदि स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री को लेकर ही स्टार्ट करेंगे। तो साइंस हमारा क्या था कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब नेचर को हम लोग पढ़ने के लिए ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है हमारा। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक दिन में नहीं आया हमारे पास, ये फिलोसफर्स के मदद से फिर उसी चीज को ब्रांच बेसिस पे हम लोग पढ़ते गए, फिर और लोगों ने रिसर्च करते गए, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ प्रोग्रेसिव टाइप के अब हम लोग के टेक्स्ट बुक में वो जो अवेलेबल है वो हमारा नथिंग बट हमारा एंसेस्टर्स का जितना भी रिसर्च है और जितने भी स्टेटमेंट है वो एकदम एक्यूरेट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमारा अभी के लिए क्या होगा, बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये नहीं है कि अब हम यदि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो ये अब हम उसको किस तरह से ये प्रूफ हो उसको हम देखें। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि उस चीज को हम इस्तेमाल करके क्या नए चीजें हम कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का यदि ब्रांच की हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री ब्रांच में हम केमिकल्स और नेचुरल कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं अप टू क्लास 9 में। जब हम लोग आए थे तो क्लास 9 में हमको तब पता चला था कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और नेक्स्ट अब 11th में आए हैं तो पता चला क्या कि केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं मेजरली ऑन 3 पार्ट्स। तो उसमें से जो पहला होता है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक को फिजिकल जो है, फिजिकल हमारा सिर्फ क्या बताता है, हम उसमें मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ मैथ। उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन, यदि आप लोग घर में ही चीनी पानी का घोल बनाएं तो क्या होगा कि किसी में हम 100 ml का यदि हम 100 ml वाटर में किसी में 5 ग्राम शुगर मिलाएं और किसी में 10 ग्राम शुगर मिलाएं और किसी में 15 ग्राम शुगर मिलाएं, तो इन तीनों में से जो कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो 15 ग्राम 100 ml वाटर में जो मिलाया होगा तो उसमें क्या होगा, वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये सारे चीजों को जब हम मैथमेटिक्स यूज करते हुए नए चीजों का कॉम्पोजिशन हो गया या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो ये सारा चीज जो हम लोग निकाले थे क्लास 9 और 10 में, तो ये सारा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है। नेक्स्ट वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा हमारा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, तो उसमें से क्या होगा कि हम जैसे H2SO4 एक इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, कार्बन को छोड़कर उसके अलावा जो हमारे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे का स्टडी और रिएक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। मतलब जैसे क्लास 10 में जो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें से जो मोस्ट ऑफ देम थे, कार्बन को छोड़कर जो कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा था एक दूसरे के साथ, वो सारा हमारा एक तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी पे डेडिकेटेड हमारा एक चैप्टर ही था क्लास 10 में, जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। तो उसी चीज को इलैबोरेट करके हमको क्लास 11 और 12 में दोनों में पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, तो हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, कुछ हमारे जो जनरेशन बाय जनरेशन फिलोसफर्स के बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देकर स्टार्ट किया और उसी को हम लोग बाय द बिगनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा
फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर को हम कहते हैं। और उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, यदि कोई चीज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड द कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, तो हम वहां समझेंगे कि वहां क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस चीज को हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते चले आ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि मास ना ही क्रिएट होता है बाहर से और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, वो सिर्फ क्या होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अ न्यू सब्सटेंस। जैसे यहाँ एक रिएक्शन है, सल्फर रिएक्ट करता है आयरन के साथ, जब उसको हम हिट किए हैं तो ये क्या बना दिया है, फेरस सल्फाइड बनाया है। तो इसका सल्फर और आयरन का जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट होगा देन FeS से। और यहाँ देखा जा रहा है कि सल्फर का मास 32 होता है एटॉमिक मास और आयरन का 56। तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूलर मास निकालें FeS का, ये 88 ग्राम। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड जितना हमारा मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये हमारा स्टेटमेंट आया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद का लॉ हम देखते हैं, ये क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट वाज अ साइंटिस्ट, उन्हीं ने हमारा ऑक्सीजन का डिस्कवरी भी किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि जब कोई दो एलिमेंट मिलते हैं तो उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन ही होना चाहिए, तब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे H2 और O2 जो है, जब ये हमारे 1:8 बाय मास के फॉर्म में इंटरमिक्स होते हैं तभी वाटर का फॉर्मेशन होता है। यदि हमारा H2O2 देखा जाए तो H2O2 में क्या होगा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होता है तब H2O2 का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में दिखाया गया है। तो एलिमेंट क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए हमारा सिर्फ 3 ग्राम कार्बन के साथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिए हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में है। तो इसके हम कार्बन का यदि देखते हैं तो कार्बन का कितना होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का हमारा होता है कितना 16। तो इसको जब हम रेशियो में बांटेंगे तो 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 3:8 बाय मास के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कोई यदि चाहेगा कि 3 ग्राम के साथ यदि 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो वहां क्या होगा कि वहां का 7 ग्राम में से 3 ग्राम रह जाएगा और 4 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो नया कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ये कितना होगा, 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कितना होगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी पे है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा कि यदि एलिमेंट सेम है, उनका रेशियो यदि डिफरेंट हो जाता है तो वो एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इफ 2 elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with a fixed mass of other element are in the different proportions। तो different proportion में जैसे N और ऑक्सीजन यदि 14:16 में मिले हैं तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर जब 14:32 के रेशियो में मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो मतलब एलिमेंट दोनों ही सेम है और कंपाउंड अलग अलग फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी, और इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी। तो ये सारे भी क्या हो जाएंगे,
मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया, मतलब एलिमेंट सेम हो और उसका यदि प्रोपोर्शन रेशियो डिफरेंट हो जाएगा तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में इंटरमिक्स करेंगे।